जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर। और लास्ट लेक्चर कुछ इंटरप्शन की वजह से बीच में रोकना पड़ा, सो वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन का फ्री स्पेस में जो ई और एच, स्पेस में जो ई और एच में जो रिलेशन होता है, ई इक्वल टू जेड नॉट एच, और जेड नॉट इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम। और यहाँ मीडियम था हमारा फ्री स्पेस। सो हम फ्री स्पेस के लिए जो जेड नॉट की वैल्यू निकाल रहे थे, चूँकि जेड नॉट इक्वल टू होता है अंडर म्यू अपॉन एप्सिलॉन, वेयर म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो म्यू की वैल्यू एक्चुअली फ्री स्पेस के लिए अगर निकाली जाए पर्टिकुलरली, सो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होता है। वैसे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर और होता है। इसमें म्यू आर एक फैक्टर जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो मल्टीप्लाई हो जाता है एक्चुअली दूसरे अदर मीडियम्स के लिए, बट जो फ्री स्पेस में म्यू आर की वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, इसलिए हमने म्यू इक्वल टू म्यू नॉट लिखा है। वो होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो भी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर अदर मीडियम्स के लिए अदर देन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसलिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिखा है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻9। ये दोनों वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए कि फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हमेशा एज एन इंजीनियर आपको याद होनी चाहिए। परमिटिविटी इज़ इक्वलेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड परमिटिविटी इज़ इक्वलेंट ऑफ कैपेसिटेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इंडक्टेंस होता है हेनरी में होता है, जो कि तो वो यहाँ पे एक्चुअली परमिएबिलिटी हो जाती है हेनरी पर मीटर में, एंड जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटेंस होता है उसके इक्विवेलेंट फ्री जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो परमिटिविटी बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर फ्री स्पेस जब हमने निकाला और वैल्यू इसमें पुट करेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, तो आता है आपका 120 पाई या कह सकते हैं 377 ओम। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हमने अदर फैक्टर्स लाइक एयर के लिए नहीं निकाला है, दिस जेड नॉट अभी एयर के लिए या अदर, ये फ्री स्पेस के लिए, प्योरली फ्री स्पेस जब कंसिडर करेंगे। अगर एयर में भी कई बार हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू 377 ओम ही ले लेते हैं, ठीक है। एंड अगर हमको फ्री स्पेस में किसी पॉइंट पे पावर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, ये तो हुआ इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया किसी मीडियम का। हमें किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे पावर डेंसिटी निकालनी है, तो उस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो तो E इंटू एच करने पर हमें पावर डेंसिटी मिलेगी। देखिए ई का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच जो होती है एम्पियर पर मीटर में होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो V इंटू ए अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, और V इंटू ए होता है आपका वॉट पावर एक्चुअली, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है अपना वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वलेंट टू पावर डेंसिटी। सो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में H की वैल्यू जो हमने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू जेड नॉट इंटू एच, तो H की वैल्यू E अपॉन जेड नॉट पुट कर दी है यहाँ पे। सो पावर डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया E स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। ओके, 1 मिनट। ओके, सो पी डी का फॉर्मूला जो है पावर डेंसिटी का इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। सो हमें ऑलरेडी जानते हैं कि जो पावर डेंसिटी जो निकालते थे हम जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से जो निकालते हैं, तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर अपॉन जिस डिस्टेंस पे, जैसे आर डिस्टेंस पे निकाला है तो उस स्फीयर का जो एरिया है उसका हम उससे डिवाइड कर देंगे टोटल पावर को। तो पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पी डी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमने यहाँ पे निकाला है पी डी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, दोनों को बराबर कर दिया है। इससे जो फार्मूला निकल के आया इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 120 पाई, और इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो ई की वैल्यू जो निकल के आएगी √30 पी टी अपॉन आर
वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे PT क्या है आपका टोटल ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है, एंड R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए देखिए ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू मेज़र करेंगे तब हम पावर डेंसिटी निकालेंगे एक्चुअली, ठीक है। हम ट्रांसमीटर पे रहते हुए भी R डिस्टेंस पे पावर डेंसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग PT/4πr² कि इतने डिस्टेंस पे कितनी पावर डेंसिटी होगी। एंड अगर आपके पास R है और टोटल ट्रांसमिटेड पावर की वैल्यू है तो हम R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहीं बैठे बैठे बता सकते हैं, वहाँ जाकर के मेजर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो E = हो गया √30 PT/R। अगर आपके PT इज़ द टोटल ट्रांसमिटेड पावर, ये आपको मालूम है, और कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो वो भी आपको मालूम होगा। तो आप इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी R डिस्टेंस पे इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो ये तो हुआ आपका फ्री स्पेस में जो है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पावर डेंसिटी की वैल्यू किस तरह निकाली जा सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों रेडिएशन इज व्हाट इज़ रेडिएशन एक्चुअली, ठीक है। सो एंटेना रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन विल रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सूटेबल कंडक्टर, ठीक है। जब भी किसी सूटेबल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है दैट विल रिजल्ट इन द रेडिएशन। व्हेन ए करंट फ्लो इन ए वायर, जब एक वायर में करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट होता है। इफ़ AC करंट फ्लो, और AC अगर फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंजिंग है तो देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट ऑल्सो। ऑलवेज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होता है। ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ लीविंग द करंट कैरिंग वायर। हाउ मच ऑफ इट लीव्स द कंडक्टर डिपेंड ऑन द रिलेशन ऑफ इट्स लेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ द करंट। कितना जो है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वायर को एस्केप कर जाएगा वो डिपेंड करता है कि वायर की लेंथ और वो सिग्नल जो उसमें है उसकी वेवलेंथ का रेशो कितना है, ठीक है। सो रेडिएशन, प्रॉपर रेडिएशन मीन्स एक अच्छा रेडिएशन कब कहा जा सकता है, जब आपके वायर की लेंथ या एंटेना की लेंथ इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, ठीक है। जब आपके एंटेना की लेंथ या वायर की लेंथ सिग्नल के वेवलेंथ से कंपेरेबल हो जाएगी, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी या उसके कंपेयर करने में उसकी यूनिट ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें, जो हम मानते हैं, जो कंसिडर करते हैं जनरली, L शुड बी λ/4 एक्चुअली, ठीक है। सो L जो है कि एक प्रॉपर रेडिएशन, किसी भी वायर द्वारा प्रॉपर रेडिएशन हो उस पर्टिकुलर सिग्नल का, तो उसकी लेंथ, उस वायर की लेंथ शुड बी λ/4। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। सो L शुड बी λ/4 फॉर प्रॉपर रेडिएशन। और उससे जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे तो आपकी जो एंटीना की डायरेक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी और एक अच्छा बीम आपको मिलेगा, फोकस्ड बीम मिलेगा। जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे बीम फोकस्ड हो जाएगा, जो उसका लो बनेगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा, कहने का मतलब बीम विड्थ कम हो जाएगी मगर उसकी डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो गेन है वो बढ़ता चला जाएगा कंटिन्यूसली जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है दोस्तों। तो मैंने आपको EM वेव के बारे में बताया। इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दो तरीके के, एंड इसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के तीनों, ये जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसको किसी ने देखा नहीं है, बस मेजरमेंट्स के आधार पर ये जो है कि इमेजिन किया गया है कि ये इस तरह से होती है। सो पोलराइजेशन क्या होता है दोस्तों, एंटेना वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे अगर नहीं आपने पढ़ा है तो, कि जो EM वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर वो वर्टिकल है उसका डायरेक्शन, देन द वेव इज़ कॉल्ड वर्टिकली पोलराइज्ड। अगर ग्राउंड के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड,
देन द वेव इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटली पोलराइज्ड। ठीक है, सो पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेफिनेशन इसमें देख लेते हैं। देखिए, वर्टिकल एंटेना विल रेडिएट वेव हुज इलेक्ट्रिक वेक्टर्स विल ऑल बी vertical and will remain so in free space. Above EM wave is called vertically polarized EM wave. ठीक है, so vertical antenna will radiate vertically polarized wave. We can say vertical antennas radiate vertically polarized wave and similarly horizontal antenna produce wave whose polarization is horizontal. इसमें मैंने यहाँ पे बताया है if E field vector direction is vertical with respect to ground, ठीक है, then it is called vertically polarized, and also if it is हॉरिजेंटल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजेंटली पोलराइज्ड। लीनियरली पोलराइज्ड क्या होता है दोस्तों? देखिए, लीनियर पोलराइजेशन दो प्रकार का हो सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर एंटेना रेडिएट्स टू बी सर्कुलरली एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। ये लीनियरली पोलराइज्ड वेव के अलावा एक्चुअली कई सारे एंटेनाज अपने ऐसे हैं जो कई एंटेनाज जो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव जनरेट करते हैं और कई एंटेनाज एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव जनरेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।